ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आपकी np बाय nd लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 के इक्वल हो जाए। सो दिस इज योर आंसर। और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का ये जो मैसेज है वो आप दिमाग में अच्छे से बिठा लें। ठीक है, सिंपल सा ही है और आगे इसे यूज किया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई वो समय बताओ जिस पे ये हो रहा होगा, कितनी देर बाद ऐसा होगा कि डॉटर की संख्या बदलनी बंद हो जाए। तो क्या आप मुझे बता सकता है? बिल्कुल। पेरेंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। सपोज आप इसका सेकेंड पार्ट लिख लीजिए। क्या फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में? आपको आपको बताना है कि अगर कंडीशन लिख लो, इफ एट इक्वल टू जीरो, at t equal to 0, number of parent nuclei is n naught, n naught, and no daughter nuclei are there, and no daughter nuclei are there, then find the time after which number of daughter nuclei will become constant. So how to solve? तो मुझे फाइंड करना है वो टाइम जिसपे कि एनडी कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कंडीशन में आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूं। क्या आती है कंडीशन जिसके लिए एनडी कांस्टेंट हो जाए? कंडीशन निकल के आती है आपके पास लैम्डा 1 एनपी इज इक्वल टू लैम्डा 2 एनडी। ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है तो मुझे एनपी और एनडी दोनों को टाइम का फंक्शन लाना पड़ेगा और फिर मैं टाइम के लिए कैलकुलेशंस कर पाऊंगा। एनपी लिखना बहुत आसान है क्योंकि किसी भी टाइम पे पेरेंट के कितने न्यूक्लियाई एक्टिव होंगे वो सिंपल किस पे डिपेंड नहीं करेगा कि डॉटर के कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो आप सीधा क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? एनपी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। ठीक है, अब डॉटर के न्यूक्लियाइज कैसे लिखेंगे वो बात समझिए आप। तो मैं लिखने वाला हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ daughter minus rate of decay of daughter is equal to dnd by dt। सिंपल है। फॉर्मेशन अगर ज्यादा हो रहा होगा एज कंपेयर टू डिके तो ये टर्म माइनस आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर फॉर्मेशन की रेट ज्यादा होगी डिके से तो वो टर्म पॉजिटिव आ जाएगा फाइनली। और अगर ये कम रहा, फॉर्मेशन कम हुआ, डिके ज्यादा हुआ तो वो माइनस आ जाएगा। सो ये इक्वेशन बैलेंस स्टेट में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिके ऑफ पी, जैसे आप क्या लिखोगे? लैम्डा 1 इंटू एनपी माइनस इसकी रेट ऑफ डिके क्या होगी? लैम्डा 2 इंटू एन डी इज इक्वल टू डी एन डी बाई डी टी। दिस इज वॉट यू गेट। And one more thing, this question is not for NEET students, so you can skip this part. और जेई मेंस भी आपसे नहीं पूछने वाला है। सॉल्यूशन काफी लंबा सा रहेगा, मैथमेटिकल है, पर बता दे रहा हूँ कैसे करोगे आप। अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसे। उसके लिए मुझे एनपी को एज फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ से पुट कर देना है इक्वेशन 2 से। सो पुट एनपी फ्रॉम इक्वेशन 2। सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट लैम्डा 1 into np is n naught e की पावर माइनस लैम्डा 1t। ये np आ गया माइनस ऑफ लैम्डा 2 nd इज इक्वल टू dnd बाई dt। सो व्हाट आई हैव, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है अगर आप देख पा रहे हैं तो, dnd बाई dt प्लस लैम्डा 2 इंटू nd इज इक्वल टू लैम्डा 1 n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का रहता है? वो रहता है आपका dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें p और q आपका किसका फंक्शन रहता है? x का। यू नो बेटर देन मी। ओके, पढ़ा होगा अपने मैथ्स में। और ये फर्स्ट ऑर्डर इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो। ओके, जैसे मैंने सेकेंड ऑर्डर बताया था कि एलसीआर तीनों डीसी के साथ अपन सॉल्व क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां क्या बन जाती है आपकी
सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, बट इसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अपन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका e टू द पावर p dx। ओके, इंटीग्रल p dx। और इसका जो सॉल्यूशन रहता है वो स्टैंडर्ड रहता है। सॉल्यूशन आप लिखते हैं यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into integrating factor into dx plus some constant। आप indefinite integration करते हैं। so this is how you write your steps here। अब आप values put कर लेंगे और ये आप solve कर सकते हैं। तो चलिए let's do it and see what answer we'll get। so इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं निकाल रहा हूं, तो हमारे लिए यहाँ पे p का रोल कौन प्ले कर रहा है? इफ आई कंपेयर, p है मेरे पास λ2 और q है मेरे पास λ1 एंड नॉट e टू द पावर माइनस λ1 इंटू t। अच्छी बात है। तो अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। इट विल बी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ λ2 dt। तो ये आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर λ2 t इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन लिखते हैं। y का रोल कौन प्ले कर रहा है? यहाँ पे y का रोल प्ले कर रहा है अपने पास nd, और x का रोल कौन प्ले कर रहा है? t। so this is the comparison you can make। so you will be writing nd into integrating factor which is e to the power λ2 into t is equal to integral of q आपके सामने लिखा हुआ है, it is λ1 and not e to the power minus λ1 t into integrating factor which is e to the power λ2 t dt। this is what you got। अब इसे अपन को क्या करना पड़ेगा? solve to get our result। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एन नॉट एन डी इंटू ई की पावर λ2 t इज इक्वल टू λ1 एन नॉट, और अंदर आ जाएगा e की पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करिए, ये आ जाएगा आपके पास λ1 एन नॉट डिवाइडेड बाई λ2 माइनस λ1 इंटू ई की पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी प्लस सी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा हमें इसका आंसर। तो मैं ये मिटा रहा हूं। So here what you get, nd e की पावर λ2 t इज इक्वल टू, अच्छा वो टर्म अपने पास ऑलरेडी आ गया, मुझे c निकालना है तो एक बार के लिए लिख ले रहा हूं मैं। तो λ1 एन नॉट डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1 e की पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी प्लस सी। अब आप c कैसे निकालोगे? वो इनिशियल कंडीशन की t इक्वल टू 0 पे देयर इज नो डॉटर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, सो पुट nd इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। सो इट इज 0, t को 0 पुट कर देंगे तो ये फैक्टर 1 बन जाएगा। सो यू विल हैव λ1 एन नॉट डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस ऑफ दिस टर्म। सो finally you will have your answer as nd e to the power λ2 t is equal to λ1 n naught divided by λ2 minus λ1 e की power λ2 minus λ1 t minus λ1 n naught divided by λ2 minus λ1। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे कॉमन निकाल लीजिए। तो nd आ जाएगा आपके पास λ1 n नॉट डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1 e की पावर माइनस λ2 t, ये टर्म उधर भेज दिया, मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा आपको e की पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी माइनस 1। सो दिस इज व्हाट यू गेट नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एट एनी टाइम। ओके, तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर। अब मैंने तो पूछा है कि वो टाइम बताओ जब डॉटर न्यूक्लियाई कांस्टेंट हो जाए। टेल मी दैट टाइम व्हेन डॉटर न्यूक्लियाई बिकम कांस्टेंट। सो फॉर दैट व्हाट विल यू डू? यू विल यूज दिस कंडीशन। दिस इज the condition when daughter nuclei become constant,
एनपी आपके सामने ये लिखा हुआ है, एनडी आपके सामने ये लिखा हुआ है, दोनों यहाँ पुट करेंगे और किसके लिए सॉल्व करेंगे, टाइम के लिए, ठीक है। अच्छा तो चलो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। सो चलिए पुट करते हैं लैम्डा वन एन पी। सो लैम्डा वन इंटू एन पी आपके सामने है एन नॉट ई की पावर माइनस lambda 1t equal to lambda 2 times nd. So lambda 2 times this is your nd. So let's do one thing. I need little more space. तो उधर सॉल्व करते हैं अपन। So I'm using this result lambda 1 n naught e की पावर minus lambda 1t is equal to lambda 2 और ये पूरा टर्म lambda 1 n naught divided by lambda 2 minus lambda 1 e की पावर minus lambda 2 t and e की पावर lambda 2 minus lambda 1 into t minus 1, ठीक है। सो ये टर्म आपको मिल गया। यहाँ से आपको किसके लिए सॉल्व करना है, t के लिए। तो कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एंड नॉट योर रिजल्ट। ओके अब आपका एम क्या होगा, आपका एम होगा कि टाइम वाले टर्म्स को एक साथ लाया जाए, बाकी टर्म्स दूसरी साइड, सो दैट यू कैन सॉल्व। सो द सेम आई एम गोइंग टू डू। तो मैं इसे इस साइड भेज रहा हूँ पूरा का पूरा। तो मेरे पास ये आ जाएगा lambda 2 minus lambda 1 divided by lambda 2. This term I'll get if I send it here equal to, अब यहाँ देखिए lambda 2t डिवाइड में जाएगा, lambda 1t ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। सो I'll have here lambda 1 minus lambda 2 into t, इन अंदर रहेगा lambda 2 minus lambda 1 into t minus 1. ओके सो देखते रहिए lambda 2 minus lambda 1 by lambda 2 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, e की पावर एक माइनस मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो ये साथ में अपने को स्क्वायर मिल जाएगा इस टर्म का। यस lambda 1 माइनस या lambda 2 माइनस सॉरी ये क्या है, e की पावर समथिंग इंटू e की पावर समथिंग, तो ये पावर्स ऐड होंगे, सॉरी फॉर दैट। तो e की पावर आपको ये जीरो ही मिल जाएगा पूरा टर्म, देख पा रहे हैं। lambda 1 माइनस lambda 2 प्लस lambda 2 माइनस lambda 1 इंटू t माइनस e की पावर lambda 1 माइनस lambda 2 इंटू t. दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो दिस टर्म इज जीरो, सो यू विल गेट 1 एट दिस प्लेस, ठीक है। सो you'll have 1 minus e की पावर lambda 1 minus lambda 2 into t is equal to this term. And when you have lengthy solution of any equation, you have to be very careful with the calculation, otherwise पूरा मेहनत बेकार हो जाता है ना। तो ये अपन क्या करेंगे, इसे इस साइड लेके आ जाते हैं, उसे इधर भेज देते हैं। तो e की पावर lambda 1 minus lambda 2 into t is equal to 1 minus this term. तो LCM लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, LCM लिया तो यहाँ lambda 2 आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। सो यू गेट lambda 1 by lambda 2. So you get this lambda 1 minus lambda 2 into t equal to lambda 1 by lambda 2. Take log on both sides and you'll have your answer. So I'm going to write here, taking log on both sides, I get lambda 1 minus lambda 2 into t is equal to ln of lambda 1 by lambda 2. So t comes out to be ln of lambda 1 by lambda 2 divided by lambda 1 minus lambda 2. रिएक्शन थी हमारी पेरेंट कन्वर्टिंग इनटू डॉटर, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू y, ये lambda 1 ये lambda 2, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे n नॉट था, 0 0, किसी भी टाइम पे नंबर्स कितने आए आपके पास, npi ndi और ny, ओके। अब अगर इसमें मैं आपसे कंडीशन पुट कर दूं, से if first condition I put, if lambda 1 is much greater than lambda 2, okay, if lambda 1 is much greater than lambda 2, in this case how will you deal with this situation?
तो अगर लैम्डा वन बहुत बड़ा है लैम्डा टू से, तो आप क्या सोच लेंगे कि भाई पूरा का पूरा पेरेंट ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो गया, डॉटर में। ठीक है। अच्छा, ये सॉरी फॉर दिस, ये मैंने एक्टिविटी लिख दिया एन वाई अपन निकालेंगे ऐसे कि किसी भी टाइम पे एन वाई प्लस एन डी प्लस एन पी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एन नॉट के, है ना। दिस इज मच बेटर देन सॉल्विंग दैट इक्वेशन। तो एन वाई आप बिंदास कहां से लिख सकते हैं, इट विल बी एन नॉट माइनस एन डी माइनस एन पी। यू हैव योर रिजल्ट विथ यू। आपको एन डी एन पी पता है टाइम के साथ। ठीक है। Well, I'm saying if lambda 1 is much greater than lambda 2, t equal to 0 पर मैं मान लूंगा कि सारा का सारा पेरेंट किस में कन्वर्ट हो गया, डॉटर में। इनकी संख्या 0 है। किसी भी टाइम t पे इसकी वैल्यू nd है और ये कितना होगा, n नॉट माइनस nd। दिस इज n वाई। ओके, तो फिर nd को मैं कैसे लिख सकता हूं, यू कैन राइट इट एज n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। ये यहां से दिखाया जा सकता है। चलिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप पुट कर दो एक कंडीशन कि आपका लैम्डा वन बहुत बड़ा है लैम्डा टू से। सो दिस इज ए क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, सॉल्व दिस लिमिट लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू टेंडिंग टुवर्ड्स लैम्डा वन, फाइंड एन डी एंड यू विल अराइव एट दिस रिजल्ट। यू नो हाउ टू सॉल्व लिमिट्स, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है। तो यहां पे समझाने का पॉइंट मेरा यही है कि अगर ये कंडीशन एग्जाम सीधा ही दे दे आपको कि लैम्डा वन बहुत बड़ा है लैम्डा टू से, तो फिर आपको इतना बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सीधे ले सकते हैं कि पेरेंट 100% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर में, विद इन नो टाइम, और उसके बाद डॉटर डिके होना स्टार्ट होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक बकेट में बहुत छोटा सा होल है, बहुत छोटा सा, बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है उसमें से, और आपने एक दूसरी बकेट से लेके पानी उसमें पोर कर दिया, तो वाटर लेवल कैसे चेंज होगा, वाटर लेवल बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे जिस रेट से पानी नीचे जाएगा, क्योंकि विद इन नो टाइम आपकी जो बकेट है उसमें पूरा भर गया पानी, है ना। अब उस बूंद 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 करके निकल रहा है। दैट इज द कंडीशन देयर। ओके। हाँ, अगर ये लैम्डा वन लैम्डा टू कंपेरेबल हुए तो फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन अगर ऐसी रख दी जाए, if you have this condition, say lambda 2 is much greater than lambda 1, then you can directly consider this is the reaction. Are you able to understand? Because lambda 2 is much greater than lambda 1 का मतलब हो गया कि पेरेंट जैसे ही डॉटर में बदलेगा, पेरेंट का एक न्यूक्लियाई डॉटर में बदल गया, वो डॉटर विद इन नो टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में। तो फिर यहाँ पे आप np को सीधा सीधा तो पहले भी लिख पा रहे थे अपन, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t, और जो ny है वो आ जाएगा n नॉट माइनस np। सिंपली यहाँ पे nd की वैल्यू को आप क्या ट्रीट कर सकते हो, 0 इन दिस कंडीशन। So these are the cases I want to discuss with you here in this situation. Okay, I hope you are able to understand. Well, let's take one more situation, that is simultaneous decay. Okay. Simultaneous decay. What is simultaneous decay? Is X converting into say W into Y with these rate constant or decay constant lambda 1 lambda 2। मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे ये n नॉट है, t इक्वल टू 0 पे ये 0 है, t इक्वल टू 0 पे ये भी 0 है। ठीक है। t इक्वल टू t पे ये n है, t इक्वल टू t पे इसकी संख्या कुछ n1 होगी, t इक्वल टू t पे इसकी संख्या कुछ n2 होगी। ठीक है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, एट एनी टाइम दिस
n plus n1 plus n2 will be equal to n naught. ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप n को कैसे एक्सप्रेस करेंगे एज फंक्शन ऑफ टाइम? कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। चलिए मुझे बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ W क्या होगा? रेट ऑफ डिके ऑफ x बाय दिस रूट। x का जो पार्ट इस रूट से डिके हो रहा होगा, और वो कैसे होगा? मेरे पास कितने एक्टिव न्यूक्लियाई है किसी भी टाइम पे? n है। रेट कांस्टेंट कितना है? n1 है। तो कितना आएगा ये पार्ट मेरे पास? लैम्डा 1 n। एंड व्हाट विल बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y? इट विल बी लैम्डा 2 इंटू n, किसी भी टाइम पे। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ decay of x? It will be lambda 1 n plus lambda 2 n. So you'll have lambda 1 plus lambda 2 into n. ये बिल्कुल वैसे ही हो गया ना कि एक बाल्टी में दो छेद कर दिया अपन ने, तो उसकी जो वाटर लेवल है वो किस रेट से फॉल करेगी? एक से पानी जिस रेट से निकल रहा है, दूसरे से जिस रेट से निकल रहा है, दोनों का समेशन ओवरऑल रेट से जो पानी निकल रहा है, वैसे ही क्वेश्चन हो गया है ना। तो दिस इज व्हाट यू गेट। एंड इसे क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स को, दिस इज नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो डी एन बाई डी टी विद ए माइनस इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, सो यूल हैव एन इक्वल टू एन नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, या फिर एक्टिविटी ऑफ एक्स आप लिखोगे तो ए नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। So this is what you get n as function of time, and ये जो lambda 1 plus lambda 2 है, this is the effective rate constant in this case, ठीक है। So I write here, ये भी आप नोट कर लीजिए, lambda effective in this it is lambda 1 plus lambda 2। t हाफ में कभी कभी ये रिजल्ट पूछ लेता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल जेई मेंस में भी ये पूछ लेता है कि इस रूट से हाफ लाइफ इसका t हाफ इज t1 और यहाँ का जो t हाफ है वो t2 है, तो बताओ ओवरऑल t हाफ क्या होगा, यानी x की संख्या हाफ कितनी देर बाद हो जाएगी, तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव टी हाफ, तो इसे क्या लिखूंगा मैं? ln 2 बाई टी हाफ, वट एवर इज द इफेक्टिव टी हाफ। तो मान लेता हूं यहाँ का जो टी हाफ फॉर x विच इज टी इफेक्टिव, इसे मैं कुछ t बोल दे रहा हूं, ठीक है, या टी नॉट बोल दे रहा हूं। तो क्या आएगा? ln 2 बाई टी नॉट इज इक्वल टू ln 2 बाई t1 plus ln 2 by t2. So what is the effective t half you have? 1 by t naught is equal to 1 by t1 plus 1 by t2, or you can write t naught is t1 t2 by t1 plus t2. So this is t half effective is equal to t half 1 t half 2 by t half 1 plus t half 2. Okay, so ये पार्ट एग्जाम में मैं चाहूंगा आप इसे याद रखें, इसे आप याद रखिए और इसे याद रखिए, ठीक है। Okay, let's see one more question, then we'll end this modern physics. And that question is, write down. वैसे अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि मैं आपके साथ ऑलरेडी सीक्वेंशियल का एक अच्छा क्वेश्चन ले चुका हूं, पर फिर भी लिख लेते हैं। देखिए, इन ए फैक्ट्री radioactive substance A is produced at a constant rate small r, ठीक है, full stop. A decays to a stable nuclei B. A decays to a stable nuclei B with rate constant lambda. पहला पार्ट आप इसका सॉल्व करिए। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए
number of nuclei of A at any time assuming production of A starts at t equal to 0. Production of A starts at t equal to 0. तो आप ये मान रहे हैं कि जो A का प्रोडक्शन है वो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे A के नंबर कितने होंगे, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके सॉल्व करिए। बिल्कुल वैसा ही तो है, ये पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, यस, एंड डॉटर फाइनली फिर किसी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट डॉटर वाला पार्ट इसने और इजी कर दिया आपके लिए कि वो एक कांस्टेंट रेट से बन रहा है, जिसकी वैल्यू आपको फिक्स दे रखी है आर, और डिके हो रहा है वो रेट आपको देखनी पड़ेगी, वो वेरिएबल होगी, एक ही संख्या जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे वो रेट डिसाइड होगी। ऑलराइट, सो कम ऑन, ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है ए और ए डीके हो रहा है बी में, जिसका रेट कांस्टेंट लैम्डा है, और फैक्ट्री का आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए वो फिक्स है स्मॉल आर, ठीक है। एट टी इक्वल टू जीरो ए प्रेजेंट नहीं है, बी भी प्रेजेंट नहीं होगा। एट एनी टाइम टी, मान लीजिए ए के एन न्यूक्लियाइज एक्टिव है, बी के भी कुछ न्यूक्लियाइज होंगे, इसे आप एन ए एन बी लिख दीजिए, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसे? सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, अपन लिखेंगे व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइनस rate of decay of A, it will be equal to rate of change of nuclei of A, है ना। and what is rate of formation of A is R minus rate of decay of A is lambda Na is equal to dNA by dt. So I would have taken this question earlier than the question I took that there, है ना, वो इससे ज्यादा टफ था, इसे तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये dNA डिवाइडेड बाय R माइनस लैम्डा Na इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट, t इक्वल टू 0 पे कोई Na नहीं है, और t इक्वल टू t पे मान लीजिए इसकी वैल्यू Na ही है, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 1 बाय लैम्डा ln ऑफ R माइनस लैम्डा Na इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Na इज इक्वल टू t। तो ln पहला टर्म बनेगा आपके पास Na माइनस लैम्डा Na, सॉरी पहला टर्म बनेगा R माइनस लैम्डा Na माइनस ln ऑफ Na की जगह 0 रख देंगे अपन, यहाँ पे लिमिट किसकी पुट कर रहे हैं अपन, Na की। So here Na is 0 and here Na is equal to Na. So ln of दूसरा टर्म बनेगा R is equal to माइनस लैम्डा t, ठीक है। So सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, you will have ln of R minus lambda Na divided by Na, R equal to minus lambda t. So 1 minus lambda Na by R is equal to e to the power minus lambda t. So you will have Na as R by lambda into
1 minus e to the power minus lambda t. This is your answer. Yes? Well, how will you calculate number of nuclei जो कि B के बनेंगे? B के nuclei आप कैसे find करोगे? So whatever is the rate of decay of A is the rate of formation of B. Yes? तो अगर B के लिए आपको solve करना हो, मैं उसे solve नहीं कर रहा हूं, I am leaving it as homework for you. So you'll be writing that D and B by dt, it will be equal to nothing but lambda and A. पता चला कैसे आए? ये मैंने लिखा है rate of formation of B is equal to rate of decay of A. ओके, तो आप यहाँ पे Na की वैल्यू पुट कर देंगे जहां से Na निकाला है और dNB by dt से इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं. इसका सेकेंड पार्ट में पूछ रहा हूं. सेकेंड पार्ट आपको बताना है. अच्छा, बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक तो तरीका ये है आप NB ऐसे निकाल सकते हैं. दूसरा तरीका ये भी है कि एट t इक्वल टू टी, ये बताओ मुझे, ये जो A है वो कितना फॉर्म हो चुका होगा. मान लो मैं सोचूं कि फैक्ट्री से कितना फॉर्म हो चुका होगा. RT है ना, RT फॉर्म हो चुका होगा और डिके कितना हो चुका होगा. तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट कितना है. प्रेजेंट इतना है. फॉर्म कितना हुआ है RT, प्रेजेंट कितना है इतना. तो इनका जो डिफरेंस है वही तो बी में कन्वर्ट हुआ है. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आप इंटीग्रेशन अवॉइड भी कर सकते हैं क्या निकालने के लिए, NB. तो आप NB को सेकेंड रूट से कैसे निकाल सकते हैं? NB को सेकेंड रूट से निकाल सकते हैं आप कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ऑफ A फॉर्म्ड, ठीक है, जो हुए हैं वो कितने हुए हैं इन टाइम t, इन टाइम t वो हुए हैं RT, ठीक है. एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A प्रेजेंट, इधर लिख दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ऑफ A प्रेजेंट एट t इक्वल टू t, वो कितने हैं आपके Na, ठीक है. तो क्या मैं लिख सकता हूं NB शुड बी इक्वल टू जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A फॉर्म हुए हैं कितने हुए हैं RT और प्रेजेंट है Na, इनके डिफरेंस के बराबर NB आना चाहिए. सो दिस इज अनदर सिंपल रूट यू कैन टेक टू राइट दिस. और Na आप निकाल चुके हैं R बाई लैम्डा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t. यानी आप सीधा सीधा भी आंसर लिख सकते हैं, बट आई वुड लाइक यू टू वेरीफाई इट, दो इट इज करेक्ट, बट स्टिल यू शुड ट्राई दिस रूट एज वेल. ओके, वेल एंड गुड. अगला पार्ट जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे वो ये है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A present at any time. Maximum number of nuclei of A present at any time. So how will you find? This is a simple curve. You are very much familiar with this curve, isn't it? It is like charging RC. So after a long time, your charge on the capacitor becomes constant with this expression. So what will happen? इसके भी number of nuclei of A will increase and a time will come when they will become constant. Yes? So if I plot the graph here, then you will understand कि after a long time means t tending to infinite पे A आपका maximum होगा. तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. It is t and here it is Na, स्टार्टिंग में 0 है, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट, दिस इज योर Na का मैक्सिमम वैल्यू जो कितना आएगा यहाँ पे R बाई लैम्डा. ठीक है. सो Na मैक्स कितना आ गया आपके पास R बाई लैम्डा. या फिर दूसरा तरीका क्या, प्योर मैथमेटिक्स से आपके पास फंक्शन है टाइम का, मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस में जो आप पढ़ते हो वो यूज करो, पर आई डोंट थिंक यू नीड इट, ये काफी फेमिलियर है हम इस कर्व से. तो R बाई लैम्डा. अभी R बाई लैम्डा एक सामान्य सी थिंकिंग से भी आ जाता है कि A मैक्सिमम कब होगा. दिमाग लगाते हैं. पहले तो ये है नहीं,
है ना। 1 सेकेंड में ए कितना प्रोड्यूस हो गया, आर। दूसरे सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में कितना हो गया, 2 आर। 3 सेकेंड में कितना हो गया, 3 आर। अब जैसे जैसे ए फॉर्म हो रहा है, फिर वैसे वैसे ए क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नहीं हो गया कि एक बकेट में होल है छोटा सा और हम कांस्टेंट रेट से उसमें पानी डाल रहे हैं, तो बताओ इसकी वाटर लेवल मैक्सिमम कितनी राइज कर सकती है। तो कैसे सॉल्व करते थे अपन, वाटर लेवल वहां पर स्टेगनेंट हो जाएगी जब रेट ऑफ इनपुट यानी फ्लो इन जितना हो रहा है उतना ही क्या होने लगे, फ्लो आउट। तो उस टाइम पे उसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। यस, जैसा अपन ने पहले भी किया था सिक्वेंशियल रिएक्शन जो मैंने आपको एक करवाया था। यानी ये आंसर में एक सिंपल आइडिया से भी निकाल सकता हूं कि ए की संख्या मैक्सिमम कब होगी, जब ए जितना फॉर्म हो रहा हो उतना ही क्या हो रहा हो, डिके हो रहा हो। मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए becomes equal to rate of decay of A. Let's see whether we get that answer from that route or not. तो देखिए, सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग, ये सेकेंड मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर सीधा यही पूछा जाता कि ये क्वेश्चन दे दिए कि एक फैक्ट्री में ये आर की रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, कांस्टेंट है, इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है, बताओ इसकी मैक्सिमम नंबर कितनी प्रेजेंट होगी, तो आपको इंटीग्रेशन करके फिर सोच के निकालना ये एक अप्रोच है। पर उससे ज्यादा इजी कौन सा हो जाता, आप लिख लेते कि Na will be maximum और वो उतना ही रहेगा फिर when rate of formation of A is equal to rate of decay of A. What is rate of formation of A? किस रेट से फॉर्म हो रहा है, R. And what is rate of decay of A? Is lambda Na. So what is Na? Can you understand this? Okay. Well, so this is it for advanced syllabus. And मेंस में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सेमीकंडक्टर मैं आपको और पढ़ाऊंगा, that will be the end of your main syllabus or NEET syllabus. But I announce here कि हमने syllabus खत्म कर लिया।